Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. As announced earlier, today we are going to discuss the Control of Narcotic Substances Act 1997. अच्छा, अब इसमें randomly discuss करेंगे, not in a sequence. अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो उन सवालात को डिस्कस कर लें, या लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था? जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी या वीडियो देखी थी, क्योंकि वीडियो तो अवेलेबल है और वीडियो अवेलेबल किए भी मेरा ख्याल है 1 हफ्ता तो हो गया है, तो इस वक्त किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है एक्चुअली कि वो इस बात से वाकिफ नहीं था या लेक्चर नहीं सुने। तो जनरली मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास में जिसमें हम कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट डिस्कस कर रहे थे, कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे? सर हमने चैप्टर नंबर 3 सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन डिस्कस किया था और स्पेशल कोर्ट का चैप्टर नंबर 5 देखा था। ठीक है, और इसमें मेरा ख्याल है 4 फीचर के हवाले से बात थी। 4 फीचर के हवाले से मैंने कहा था कि शायद तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, और एक इंटरनेशनल कॉपरेशन का कहा था कि चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन एक्सट्रैक्ट होकर चीज़ें बहुत कम निकलेंगी, ऐसे ही कोई बात की थी। जी सर, ऐसे ही थी। ठीक है, अच्छा। इसी तरीके से शायद ये भी बात की थी कि कुछ डेफिनेशंस हैं, 2 से 3 डेफिनेशंस, इसको ज़रा सा आप लोग देख लीजिएगा, या नहीं भी कहा होगा तो मैं अब कह देता हूँ। डेफिनेशंस तो काफ़ी सारी हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होनी चाहिए वो है एसेट, रिलेटिव और एसोसिएट। इसकी इंपॉर्टेंस उस वक्त पता चलेगी जब हम फ्रीजिंग और फोर फीचर के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, अब तक जितना डिस्कस किया था या जिसकी वीडियोस अवेलेबल हैं उसके हवाले से अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है जहन में तो काइंडली वो डिस्कस कर लें, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे फिर कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करने के बाद फिर होपफुली अगले सेशन में जो जनरल डिस्कशन है कोर्स के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, जो कुछ भी है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो अभी जितना कुछ हमने क्लास में डिस्कस किया है रिगार्डिंग दिस एक्ट, तो कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली डिस्कस कर लीजिए, या कोई आप ऐड करना चाह रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि देखिए ना, एक तो ये चीज़ है क्लास में, अब आप 10th सेमेस्टर में हो, 10th सेमेस्टर ऑलमोस्ट प्रोफेशनल, आगे इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने, तो इसमें स्पून फीडिंग अब तक तो ख़त्म हो जानी चाहिए। बहुत से लोगों ने 4th ईयर में आदत छोड़ दी होगी, किसी ने 3rd ईयर में आदत छोड़ दी होगी, कुछ अभी तक इसी पर है कि जो क्लास में डिस्कस होगा उसी पर स्टिक रहेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेहतर है कि इंडिपेंडेंटली स्टडी करना सीख लें। अब क्या, अब तो खैर तकरीबन आखिरी हफ्ता ही चल रहा है आप लोगों का, से प्रोफेशनल ही हो, तो जब भी प्रोफेशनल फील्ड में जाओ या आगे कहीं भी आप लोगों को प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले, क्लासरूम एनवायरनमेंट में या कहीं कोई ट्रेनिंग में, तो ये कभी भी कोशिश मत करना, अगर वो कोई चीज़ पहले से पढ़कर आए, ये कोशिश मत करना कि आप उनको ज़ीरो से ABCD लिखना सिखाओ। कोशिश ये करो कि उनके एक्सपीरियंस को, उनसे कोशिश करो कि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें, तो फिर बात आप बढ़ती है आगे, वरना सिर्फ जो टेक्स्ट वाली चीज़ें हैं उसको पढ़ाने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब पहली दफ़ा कोर्स पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल फॉरेंसिक फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी आप लोग पहली दफ़ा पढ़ो। अब मुझे मतलब मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ, ना मैं पूछूंगा, जब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ा था, इसी में 9th सेमेस्टर में जब पढ़ा था, यकीनन मेजॉरिटी को एक्ट पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन अगर आज अपने आप को देखें तो फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपर्ट हो गए, लॉयर बन गए, नो, लेकिन अब फ़र्क है, अब रिसोर्सेज पता है, एक्ट कम से कम पढ़ना आता है, वर्डिंग्स की समझ है, ये चीज़ें। जब भी कभी आप एक, हाँ, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे एकदम से एग्जांपल याद आई थी। एक कोलीग थे, यही हमदर्द में अभी भी हैं, मेडिकल कॉलेज में, ये क्रिमिनोलॉजी का मास्टर्स हो रहा था कराची यूनिवर्सिटी में 2003-4 में। उस वक्त वो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जाते थे। जब वो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जा रहे हैं तो उन्होंने चीज़ें, हम लोग डिस्कस करते थे गाड़ी में, साथ पॉइंट में साथ ही हम लोग बैठे होते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जब मैं पढ़ाने गया तो इंट्रोडक्शन लिया क्लास का। अब जब इंट्रो लिया तो कोई SSP इन्वेस्टिगेशन है, कोई स्पेशल ब्रांच से है, कोई IB का बंदा बैठा हुआ है, तो अब इन लोगों को क्रिमिनोलॉजी क्या पढ़ाई जाए? तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो ऑलरेडी ट्रेनिंग कोर्सेज करके आए हैं और मास्टर्स लेवल का पढ़ाना है। तो उन्होंने फिर शुरू किया कि ठीक है ना, आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरे पास है बुकिश नॉलेज, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उसको फिर हम अकेडमी से लिंक करते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि जितनी लर्निंग फिर उनके एक्सपीरियंसेस से मिली, अरे वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जितनी लर्निंग मुझे वहाँ से मिली वो बुक्स से पढ़ के शायद मुझे बहुत टाइम लगता है जितनी मैंने इधर से सीखी है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा कि इस लेवल पर आप लोग का कभी इंटरेक्शन हो, अपनी अकल, अपना इल्म जानने की ज़रूरत नहीं है, पहले सामने वाले को सुन लो। आज चूँकि
आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? आप में से बहुत से लोग न्यूज़ को फ़ॉलो करते होंगे। मैं अब अखबारात नहीं, अब पुराने आदमी भाई मुँह से सबसे पहले अखबारात का ही वर्ड ही निकलता है, अखबारात या टीवी का भी, दोनों चीज़ें पुरानी हो गई हैं। जब भी आप न्यूज़ को फ़ॉलो करते हो तो आपके पास कुछ नई चीज़ें आती होंगी, और चूँकि सोशल मीडिया पे अनवेरिफाइड न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। वेरीफ़ाई करने के बाद आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो या इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ये ओपन फोरम है। ठीक है? अच्छा। जनरली इन 2-3 क्लासेस में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो क्लेरिफ़िकेशन माँग रही है, उसे डिस्कस कर लें, बाकी ताकि सबको आसानी हो जाए। और अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें किसी ने क्लास अटेंड नहीं की है, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं क्लास में नहीं था या मैं क्लास में नहीं थी, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। इट मीन्स मतलब नो एक्सक्यूज़। कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें, वरना फिर हम आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे चाइल्ड लेबर तो हमें अलाउ ही नहीं है रखना, ठीक है। तो जैसे अगर एस्टेब्लिशमेंट हम चाय-पानी वगैरह के लिए किसी बच्चे को रखना चाहें, तो तब भी अलाउ नहीं होता? नहीं, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप किसी भी चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखेंगे। बहुत क्लियर है, दोनों जगहों पे लिखा हुआ है। सर जैसे प्रॉपर्टी के बिज़नेसेस होते हैं, वो भी हमारे पास कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट में ही बिल्कुल, आएँगे ना? बिल्कुल ठीक, ये तो हम सर डिस्कस कर वहाँ पे चुके हैं। मैंने बच्चों को देखा है, गलत है, छोटे देखें, बच्चों को आप बिल्कुल चाय-पानी सही कह के रही लिए। हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आई एग्री विद यू। ये है प्रैक्टिस, और हम पढ़ रहे हैं लॉ। लॉ एक चीज़ को मना कर रहा है। हम सिर्फ़ वर्डिंग्स पे जा रहे हैं जो छुपी हुई नहीं, छपी हुई वर्डिंग्स हैं। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है दोनों एक्ट्स में कि 14 ईयर से कम जिसकी एज है, उसे आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते। अब वो लोग उसे किस तरीके से कवर करते हैं, आई डोंट नो। ये असल में लीगल से ज़्यादा ये सोशल इश्यू है। ये मामला जो चाइल्ड लेबर का है, चाइल्ड लेबर तो इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी पहले से, और वजह पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, वो खैर लंबी चौड़ी बातें, बहरहाल ये चीज़ें हैं। ये चीज़ हाइलाइट कब हुई थी पाकिस्तान में, या जब पाकिस्तान, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जब एक्शन लेना पड़ा था। अगर आप थोड़ा-सा हिस्ट्री देखें तो 93, 94 में, या 92 होगा, इसी टाइम पर था। मेरे ख़्याल है मैं मैट्रिक कर लिया था, 94-95 की बात है। तो मुल्तान की साइड थी या सियालकोट, इसी तरीके का था, सेंट्रल पंजाब की किसी जगह पर, जो ये कारपेट बनाते हैं ना, कालीन बाफ़ी की जो सनत होती है, वहाँ पर बच्चे बहुत काम कर रहे होते थे। तो उस वक़्त चाइल्ड लेबर के हवाले से इंटरनेशनली मूव थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रही थी। पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी इम्प्लीमेंटेड नहीं थी। तो उसी के इन्फ्लुएंस में कुछ एनजीओज़ ने प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में एक कोई इकबाल नाम का लड़का था, उसकी डेथ हुई थी। अब उसको, उसकी डेथ इंटरनेशनल इश्यू बन गई थी। इंटरनेशनल इश्यू बनी थी। फिर यहाँ पर ये बहस शुरू हो गई थी कि नहीं, उसकी एज 15 इयर्स थी, 16 इयर्स थी, 12 इयर्स थी। कहीं पर जहाँ पर हाइलाइट किया जा रहा था वहाँ पर 11 या 10 इयर्स की एज चल रही थी, और पाकिस्तानी मीडिया बता रहा था कि 16 इयर्स या 17 इयर्स है, तो वो चाइल्ड नहीं था, और वगैरह वगैरह। बहरहाल वो हाइलाइटेड इशू हुआ था। उसके बाद से सियालकोट से ऑर्डर पर बहुत बुरा असर पड़ा था, कारपेट पे भी और स्पोर्ट्स गुड्स पे भी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन उस वक़्त नहीं बनी थी, यूरोपियन यूनियन, उससे बात हो रही थी। उस वक़्त जो बड़े एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा था कि आपके पास चाइल्ड लेबर होती है। चाइल्ड लेबर होती है, या तो हमें आप सर्टिफ़िकेट दें कि आपके पास चाइल्ड लेबर नहीं होती, तब हम आपका ऑर्डर प्लेस करेंगे, या आप कोई किसी किस्म की कानून साज़ी करें। कानून तो ये बना हुआ था, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन, कोई नई चीज़ें। तो बहरहाल वहाँ से हिट लगा था, अब तक है, तो गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट द चाइल्ड लेबर। लॉ में भी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी, जहाँ पर चाइल्ड लेबर होता है, एरिया का जो लेबर इंस्पेक्टर होता है, उसे एक्शन लेना होता है, और ये लिया जा रहा होता है। अब लेकिन हमें क्यों नज़र आता है? आप मैकेनिक शॉप्स पे देख लें, मैकेनिक शॉप्स पे आपको छोटे के नाम से आ जाएँगे। अब मसला ये है कि लॉ इम्प्लीमेंट करने के हवाले से फील्ड फोर्स से कम, और सोशल इनजस्टिस की वजह से, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने की वजह से, हमारे लोग खुद अपने बच्चों को लेबर में डाल देते हैं। तो एक हद तक आप रोक सकते हैं, उसके बाद आप रोक नहीं सकते। ये एक अलमिया है, एक चीज़ है, इसका क्या कर सकते हैं? हमें लॉ को देखना है, लॉ प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। ओके सर। जो करा रहा है वो भी जस्टिफ़ाई करेगा। कहीं किसी कोर्ट में जाता है तो स्ट्रेट चीज़ें मना है, अपने आप को जस्टिफ़ाई करता है, फिर ये क्यों? फिर वही होगा कि मैंने मदद करने की नीयत से था, तो मदद के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसे लेबर करो। मैं आप लोगों को जनरली बता रहा हूँ, पता नहीं किसी और मूड में हो, आप लोगों को मैं जनरली बता रहा हूँ यस सर। कि आप अगर भूखा है ना, उसे आप मछली नहीं दो, खाना एक वक़्त का नहीं दो, आप उसे मछली पकड़ना सिखा दो।
इसी तरीके के बच्चे हैं ना, या कोई कुलीग्स हैं, किसी को भी है, तो फिर आप उसे कोई स्किल सिखा दो, खुद भी स्किल सीखो कोई ना कोई, और दूसरों को भी स्किल सिखा दो। पैसे देने से एक वक्त का तो मामला हल हो जाएगा, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप उसे मांगने की आदत डाल दोगे। ज़रूरत पूरी ज़रूर करें, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप ज़रूरत पूरी करें, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का सोचें। ये नहीं कि जब चाहा जेब से निकाल के कुछ पैसे दे दिए, बड़ा अच्छा भी लग रहा है, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। नो, उसे मछली पकड़ना सिखाओ। और कोई चीज़? सर, और जैसे ये होटल्स होते हैं चाय वगैरह के, ये एस्टेब्लिशमेंट या शॉप्स के उसमें आते हैं? जी, ये हमने कल भी डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी मैं इसको ओपन करने में मुझे टाइम लगेगा। यस सर। एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ। ये होटल्स जो हैं, ये शॉप में आते हैं। कल ही डिस्कस हुआ है, अगर अभी मैं सामने क्योंकि बात है ना, तो रेफरेंस के साथ बात हो जाए। ख्याल है शॉप की डेफिनेशन में था, किसी को याद है? शॉप में नहीं है, शॉप में नहीं है, फिर कमर्शियल सर, ये एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट में था कि रेस्टोरेंट वगैरह का था, रेस्टोरेंट होटल्स। ठीक है, सही है। मैं ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ईटिंग हाउस, कैफे, यस सर। रेजिडेंशियल होटल्स हैं, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, ठीक है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो रहा है, और ये लॉ आपको कह रहा है कि इसमें कोई बच्चा काम नहीं करेगा। अब वो यस सर। कोई भी किसी भी तरीके जस्टिफाई करता है, फिर वो उसका हेडेक है। ओके सर। सर, और एक चीज़ पेपर के उससे मुझे पूछनी थी कि इसके अंदर जो पेपर का रजिस्टर। पेपर का डिस्कशन हम बाद में कर लें, अभी सिर्फ अभी ओके सर। डिस्कशन इसी में रखते हैं। एक्सक्लूसिव सेशन कर लूंगा, इसके बाद की जो मीटिंग होगी ना, वो सिर्फ उसी पर होगी। ओके सर। अच्छा, कोई और चीज़ है तो डिस्कस कर लें, फिर हम ये इन 2-3 डेफिनेशन को डिस्कस करके फोर फीचर को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ओवरऑल देख के खत्म। सर यहाँ पर सेक्शन नंबर 24 के अंदर सेक्शन 24 किसमें? ये इसी में कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट में, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस के अंदर। सेक्शन सर इसके अंदर 24। टेस्टिंग लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है। तो सर प्रोविजनल हमारे यहाँ सिंध के अंदर कौन सी जगह पर हमें ये मिल जाएगी ये अगर जगह हम तो देखना चाहें? देखो, जगह तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक, ये जो मिनिस्ट्री है नार्कोटिक कंट्रोल की, इनकी मिनिस्ट्री की साइट पर चीज़ें मिलनी चाहिए, उधर एड्रेसेस मिलने चाहिए। मतलब आप GOV देखिएगा, उसमें अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, FN के नाम से एक तो ANF की साइट होगी, और एक ये मैं इसकी मिनिस्ट्री की साइट होगी नार्कोटिक कंट्रोल की। वरना pakistan.gov जो पोर्टल है, उधर जाएंगे तो वहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज के लिंक मिल जाते हैं, उधर ये लिंक्स जरूर मिलने चाहिए। इधर इसकी बात करें ना, कौन सा 28, तो ये रहा। 12 लेबोरेटरी से आप बात कर हाँ रहे थे। सर 34। 34, ठीक है, सही है। और ठीक है, फेडरल नार्कोटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी। बस कुछ समझने कि ये एक्ट में मौजूद है ना, ये जरूर मौजूद होगी कहीं ना कहीं, और इसमें लोग भी अपॉइंट होंगे तो डेफिनेटली इसका वजूद होगा। अब एग्जैक्टली किस जगह है, पोस्टल एड्रेस तो मैं नहीं बता सकूंगा, अभी ढूंढेंगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन बस टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन था उस अथॉरिटी का जो कि पेमेंट के डिस्प्यूट के हवाले से कायम की गई है, उसका भी एड्रेस मैं भी नहीं बता सकूंगा, उसे ढूंढा तो है, लेकिन अभी मुझे फिर निकालना पड़ेगा। अगेन वो लेबर मिनिस्ट्री की साइट से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसी तरीके से ये भी नार्कोटिक कंट्रोल की मिनिस्ट्री की साइट पे इसका लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ मौजूद है। जी सर ठीक है। सर और ये नेशनल फंड है तो इसकी क्या मतलब किस चलिए, तरह से मैनेज कर दें? चलिए नेशनल फंड को मुझे बाद में डिस्कस करना था, लेकिन हम अभी ही डिस्कस कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है ये। नेशनल फंड कहाँ है? स्पेशल कोड से पहले है ना ये तो, ठीक है। नहीं सर चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर 7 है या 6 में, तो ये ट्रीटमेंट 6 रिहेबिलिटेशन है। चैप्टर 7 है। 7 के अंदर नेशनल फंड। ठीक है, सही है। अच्छा देखें, नेशनल फंड्स की जो बात की गई है फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़, इसमें ये बात है कि एक फंड है। इस फंड को समझने के लिए पहले हम इसे देख लें, ये चैप्टर 6 में जो लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट्स। अब एडिक्ट्स मौजूद हैं आपके पास। अब एडिक्ट्स को आप सज़ा तो दे नहीं सकते, क्योंकि सज़ा देने से वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे लत लग गई है, उसे एक बाकायदा रिहेबिलिटेशन की प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ट्रीटमेंट कहाँ पर होगी? प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दें? प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देंगे तो मतलब
ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि फिर गवर्नमेंट का उस पे कंट्रोल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सेटअप करेगी, कुछ ना कुछ रास्ते गवर्नमेंट को निकालने हैं। अब उसके लिए उस चीज़ को यहाँ पर वाज़ेह करने की कोशिश की गई है कि एक तो रजिस्ट्रेशन करेंगे एडिक्ट्स की, सेक्शन 54 52 में लिखा हुआ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी ज्यूरिसडिक्शन में जितने एडिक्ट्स होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन करेगी, और उन्हें रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर ये होगा कि उनकी रिहेबिलिटेशन करें ताकि वो माशरे में वापस आ सके। अब फेडरल गवर्नमेंट अच्छा रजिस्ट्रेशन कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, शेल बेयर ऑल एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम कंपल्सरी डिटॉक्सिफिकेशन और डी एडिक्शन ऑफ एन एडिक्ट। पहली दफा किसी का कोई मसला है ना, तो उसके हवाले से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट पूरे करेगी। ठीक है, दो चीजें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रजिस्टर करना है, ट्रेस करना है अपने एरियाज में कि कौन कौन से एडिक्ट्स हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, पहली दफा की रिहेबिलिटेशन के लिए सारे पैसे देगी। फिर इसी तरीके से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है रजिस्ट्रेशन तो कर रही है, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ये मुख्तलिफ सेंटर्स बनाएंगे इन एडिक्ट्स की ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें उनकी डी एडिक्शन होगी, डिटॉक्सिफिकेशन, एजुकेशन, ताकि बात दोबारा इस चीज में ना पड़े। ये 2-3 पॉइंट्स हमारे ज़हन में आ गए। रजिस्ट्रेशन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही इनकी रिहेबिलिटेशन करेगी, सेंटर्स बनाने हैं, और फेडरल गवर्नमेंट पहली दफ़ा के लिए इनके एक्सपेंसेस बेयर करेगी। इस कनेक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो अब वो एक्सपेंसेस की बात हो रही है, वो एक्सपेंसेस कहाँ से बेयर होंगे, नेशनल एक्सचेकर कहाँ से देगा, उसके लिए ये नेशनल फंड बनाया गया, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। फेडरल गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी, फंड टू बी कॉल्ड द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, बाकायदा एक अकाउंट बना हुआ होगा इसमें। और इसमें पैसे कहाँ-कहाँ से आएँगे? इसमें पैसे यहाँ से आएँगे। ये वो चीज़ें हैं जिस इस फंड में कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कहाँ-कहाँ से पैसे आ रहे हैं? ग्रांट आ रही है, फेडरल गवर्नमेंट इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दे रही है। एसेट्स जो बनाए गए थे, जो एसेट्स स्पेशल कोर्ट ने फॉरफीचर किए हैं किसी भी कन्विक्ट के, उनको फरोख्त करके, उनको नीलाम करके जो रकम आ रही है, ठीक है ना, सेल प्रोसीड ऑफ एनी एसेट फॉरफिटेड अंडर दिस एक्ट, इसका होगा। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें, गाड़ियाँ उनकी, मतलब एक तो एसेट्स हो गए। अब एसेट्स की डेफिनेशन अब हम इसके बाद पढ़ लेंगे कि एसेट्स किसे कह रहे हैं। तो बहरहाल उस हवाले से जो भी फॉरफीचर हुआ होता है, फॉरफीचर के बाद जो चीज़ें आपने सेल की हैं, उसके जो पैसे आ रहे हैं, वो इस फंड में शामिल होंगे, और इसके बाद भी अगर कोई बंदा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, तो वो इसमें शामिल होगा। और ये पैसे खर्च कहाँ होंगे? खर्च अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंसेस बेयर करे फेडरल गवर्नमेंट करे, फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से बेयर कर रही है। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसको भी ज़रा हम ढूँढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नंबर 2 में बात ये है कि एक बाकायदा एक अलग अकाउंट बना हुआ होगा पब्लिक अकाउंट्स में, ठीक है, ये बात भी जनरली हो गई कि ये एक सेपरेट अकाउंट है, इसीलिए ऊपर इसका नाम दिया गया। पर्पस क्या है? पर्पस ये है रिहैबिलिटेशन के अलावा इरेडिकेशन करनी है ट्रैफिकिंग की, अब्यूज ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग, ये पर्पस आ गया जो हम ऊपर देख कर आए थे कि इसको अब्यूज को कैसे रोकना है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये रिहेबिलिटेशन री एंड ट्रीटमेंट और ड्रग एडिक्ट्स। यहाँ पर वो चीज़ कवर होगी जो हमारे जहन में सवाल था कि उधर जो पैसे यूज हो रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेडरल गवर्नमेंट क्या इस फंड से खर्च करेगी? यस, आंसर लिखा हुआ सबसेक्शन 3 में, फेडरल गवर्नमेंट इस फंड से खर्च करेगी। इसके अलावा और जो मेजर्स लेने, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट करनी है ना लोगों को अवेयरनेस के लिए, या किसी किस्म के कोई स्पेशल मेजर्स लेने, ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए स्कैनर्स वगैरह लगाने पोर्ट्स पे, तो वो भी इधर से भी खर्च किया जा सकता है। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल इस पूरे फंड को, एक पूरी मैनेजमेंट बनेगी, जिस एक अथॉरिटी होगी जिसमें चेयरमैन होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में इन्हें नोटिफाई कर देगी, और वो बॉडी, वो गवर्निंग बॉडी अपने रूल्स वगैरह खुद बनाएगी। रूल्स खुद बनाएगी। फाइनेंसेस की बात है तो एक एनुअल रिपोर्ट जरूर बनानी होती है, इसमें सारे एक्सपेंसेस मेंशन करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पोर्शन था, और इसको सिंपली हमने ये बताने की कोशिश की, समरी अगर इसकी ले तो एडिक्ट्स को चूंकि आप सजा देंगे भी तो कोई फायदा ही नहीं है, एडिक्ट्स की रिहेबिलिटेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी ज्यूरिडिक्शन में तमाम ऐसे एडिक्ट्स को रजिस्टर करेगी, सेंटर्स बनाएंगे जिसमें उनकी रिहेबिलिटेशन होगी ताकि वो माशरे में वापस कारामा शहरी के तौर पर अपना रोल प्ले कर सकें। एक्सपेंसेस, पहली दफा के एक्सपेंसेस फेडरल गवर्नमेंट बेयर करेगी। अब फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से बेयर करेगी? फेडरल गवर्नमेंट इस मकसद के लिए नेशनल फंड बनाएगी। नाम क्या है? नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। इसी नाम से अकाउंट होगा। एक गवर्निंग बॉडी होगी जो इस फंड को मैनेज करेगी, सेपरेट अकाउंट।
इस फंड को खर्च कहाँ-कहाँ करेंगे? रिहैबिलिटेशन के अलावा कंट्रोल ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी करेंगे। इसमें पैसे कहाँ से आएँगे? पैसे फेडरल गवर्नमेंट की एड हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एड हो सकती है, कोई बंदा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डोनेट कर सकता है, या जितने भी एसेट्स, नॉट मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं, कितने भी एसेट्स की कॉन्फिस्केशन होती है थ्रू कोर्ट, उनकी नीलामी से उनको सेल करके जो पैसे आते हैं, वो पैसे भी इस फंड में जाएँगे। ठीक है? ये एक क्विकली इसके हवाले से बातें थी। क्विकली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दी है, अगर कोई एग्ज़ाम्पल होती या आप लोगों की तरफ से कोई इनपुट आता, तो उसको फिर हम कहते हैं कि हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी कनेक्शन में अब ज़रूरत आ गई है कि हम एसेट्स की डेफिनेशन को देख लें कि यहाँ पर एसेट की बात हुई है, वहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह की बात नहीं हुई थी। एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? एसेट्स की डेफिनेशन अगर आप में से कोई पढ़ सके। एसेट्स किस क्या मतलब है? कोई भी रीड कर दे means काइंडली। means any property owned, controlled, or belonging to an accused, whether directly or indirectly, or in the name of his spouse or relatives or associate, whether within or without Pakistan, for which they cannot reasonably account. ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात आ गई है कि प्रॉपर्टी की जो उसके नाम पर हो या वो मैनेज कर रहा हो, कौन जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, यहाँ कन्विक्ट की बात नहीं हो रही। आप देखिएगा पहली लाइन के आखिर में वर्ड लिखा हुआ है अक्यूज़्ड, जिस पर सिर्फ़ अभी इल्ज़ाम लगा हुआ है। उसके हवाले से बात हो रही है और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ उसके नाम पर हो, क्योंकि फिर यही देखा जाता है ना कि अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं बनाई जाती। तो इसमें सब चीज़ों को कवर कर लिया कि उसके नाम पर होगा या उसके स्पाउस के नाम पर हो या रिलेटिव के नाम पर हो या एसोसिएट के नाम पर हो, सब कुछ कवर कर लिया। सब कुछ कवर कर लिया। एसोसिएट्स में, रिलेटिव्स में, स्पाउस में के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी हुई जिसको वो एक्सप्लेन ना कर पाएँ, वो सब एसेट की डेफिनिशन में आएगा अंडर दिस एक्ट। और एसेट्स अभी हमने कहा है कि एसेट्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है जिसकी सेल फिर नेशनल फंड में जाएगी, जिसकी सेल से आने वाले पैसे नेशनल फंड में जाएंगे। तो एसेट्स में सारी चीज़ें कवर हो गई। अब ये बात की गई एनी प्रॉपर्टी। अब 2-3 टर्म्स और आ गई हैं, इन्हें हमें क्लियर करना है। प्रॉपर्टी को हमें क्लियर करना है। स्पाउस को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, नाम हमें पता है स्पाउस किसे कहते हैं। रिलेटिव की डेफिनेशन हमें क्लियर करनी है और एसोसिएट की डेफिनेशन क्लियर करनी है। ये 3 डेफिनेशंस हमें क्लियर करनी है। एसोसिएट की डेफिनेशन इधर ही मौजूद है। एसोसिएट की डेफिनेशन में कौन-कौन लोग आ रहे हैं? खाली शायद ही किसी को छोड़ो, सभी कवर हो गए एसोसिएट में। एसोसिएट में हर वो बंदा जो उस जगह पर रहता हो, उस जगह पे रहता हो जहाँ पर वो बंदा खुद मौजूद है। जो अक्यूज़ जिस जगह पे रहता है ना, उस जगह पे रहने वाला, मतलब सर्वेंट क्वार्टर्स में भी रहने वाले लोग या आउट हाउसेस में रहने वाले लोग भी शामिल हो गए, मतलब सारे एम्प्लॉइज़। इसी तरीके से हर वो शख्स जो उसके अकाउंट्स को मैनेज कर रहा था, अकाउंटेंट, माली मामला जो देख रहे होते हैं, वो भी एसोसिएट में शुमार होंगे, चाहे उसे पता हो नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। उसके घर में रह रहे जो लोग, वो भी सब एसोसिएट में ही शुमार होंगे। हर वो बॉडी, कंपनी जिसमें इसके हिस्से हों, ठीक है? टाइम हैज़ बीन अ मेंबर, पार्टनर और डायरेक्टर। इसका पार्टनरशिप होगी या इसमें कोई ओहदा होगा या मेंबर होगा। किसी भी कोई भी सोसाइटीज़ होती है ना, आमतौर पर आप लोगों ने बहुत सी सोसाइटीज़ देखी होंगी जिसमें जो वेलफेयर के नाम पर होती हैं। अब उसमें कोई मेंबर अगर ऐसा है उसका कोई मेंबर है जो इल गॉटन मनी है उसके पास, नारकोटिक्स से रिलेटेड है, तो वो कंपनी भी एसोसिएट ही कहलाएगी। इसके बाद फिर इसी तरीके की चीज़ें फिर और आगे भी बढ़ती चली जाती हैं। तो यूँ समझ लें कि अक्यूज़्ड से रिलेशन में, बिज़नेस रिलेशन में या रेज़िडेंशियल पर्पसेस से जो भी इसके साथ रह रहे हैं, वो सब एसोसिएट ही समझे जाएँगे। क्योंकि रिलेटिव एक अलग चीज़ है, रिलेटिव तक बात रहती तो मुख्तलिफ थी, तो फिर तो लोग अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल हटाते और बाकी लोगों से काम लेते। एसोसिएट्स को भी शामिल किया गया है। तो इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ना, आप जिस जगह काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं। किसी मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जनरली सेइंग कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप किसी से बिज़नेस रिलेशनशिप कायम करते हैं, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर पता होना चाहिए और ये कोई इसमें कोई आर नहीं है, आप मालूम करें। जब आपके पैसे सही हैं, तो जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो या किसी भी किस्म का कोई लेन-देन कर रहे हो, तो उसके पैसे भी सही होने चाहिए, वरना आप एसोसिएट समझे जाएँगे। अगर खुदा न खास्ता जिससे आप डील कर रहे हो वो नारकोटिक के बिज़नेस में इन्वॉल्व है। एसोसिएट
में बिजनेस या रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए बात होगी। रिलेटिव की डेफिनेशन जरा हम देख लें। वैसे जनरली रिलेटिव की डेफिनेशन से आपके जहन में क्या आता है? रिलेटिव की बात करेंगे तो ये लंबी लिस्ट बन जाएगी ना। एक लंबी लिस्ट में सारे चचा, मामू, फुप्पी, खाला, सब और फिर उनके साथ सब लोग ही रिलेटिव में हम शामिल करते हैं। लीगली एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब ये है स्पाउस या कोई भी लीनियल डिसेंडेंट। लीनियल डिसेंडेंट में क्या होगा? लीनियल डिसेंडेंट बोलते हैं लीनियल, मतलब जो आपकी जो लाइन चल रही है ना, लाइन मतलब आपसे ऊपर क्या होंगे? आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। आपसे नीचे क्या होंगे? आपके बच्चे और ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर्स वगैरह ये सब होंगे। ये लीनियल डिसेंडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चे या बच्चों के बच्चे। तो रिलेटिव में सिर्फ स्पाउस शामिल है या बच्चे शामिल है, बच्चों के बच्चे शामिल हैं। इसमें एसेंडेंट्स शामिल नहीं है। एसेंडेंट्स फादर्स, ग्रैंड फादर्स होते हैं, फोर फादर्स होते हैं एसेंडेंट्स। ये डिसेंडेंट्स की बात हो रही है, आपसे नीचे के जो लोग हैं। ये रिलेटिव की बात हो गई। एक और टर्म थी शायद प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की है इसमें कहीं डेफिनेशन? सर इसके अंदर ये तो रही, ठीक है। जी जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन का कह रहा था। हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेसिस के ऊपर ही प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन शुरू ही प्रॉपर्टी से हो रही थी। तो हम प्रॉपर्टी को जरा समझ लें, क्योंकि प्रॉपर्टी से हमारे जहन में सिर्फ उर्दू में बोलते हैं ना जायदाद, और उससे हमारे जहन में आता है कोई घर, कोई फार्म हाउस है, इस टाइप की चीजें। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है क्या? तो इसमें पहले पार्ट में ये जो सब क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 1 में तो प्रॉपर्टी की हर फॉर्म आ गई। टेंजेबल इंटेंजेबल हो गई, रियल एस्टेट हो गई, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, ये वही जायदाद, घरों वगैरह की बात आ रही। इसके बाद वो प्रॉपर्टी, मतलब पहले तो वो वाली प्रॉपर्टी जो कि उसके नाम पर है या जो इन्वॉल्व है, जिसे कंट्रोल कर रहा है। दूसरे में वो प्रॉपर्टी होगी जिससे किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें गाड़ियां भी हो सकती हैं, गाड़ियां भी हो सकती हैं ना इसमें, जिसको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि पनिशेबल अंडर दिस एक्ट है। इसके अलावा नंबर 3 में तमाम हर किस्म के शेयर्स हो गए। किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी में इंटरेस्ट, मतलब उसका कोई शेयर होल्डिंग होगी किसी भी जगह पर। बैंक्स अगर हैं तो बैंक में किसी किस्म के कोई कैश, कोई ऐसी चीज, वो सब चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। ऑल काइंड ऑफ शेयर और इंटरेस्ट की बात हो रही है कॉर्पोरेट बॉडी में। इसी तरीके से किसी भी किस्म की कोई, अगर कोई और प्रॉपर्टी है, कोई और गुड्स हैं इसके पास, किसी किस्म के बॉन्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, कैश हैं, वो सब का सब प्रॉपर्टी में आएगा। तो प्रॉपर्टी की ब्रॉडर डेफिनेशन है, सिर्फ ये रेजिडेंशियल प्लेस नहीं, बल्कि ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हो रही हैं। तो अब जब आप इसको देखेंगे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को, एसेट्स की डेफिनेशन अब समझ में आएगी। और एसेट की डेफिनेशन अब हमें समझ में आएगी कि प्रॉपर्टी हर किस्म की चीज़, कैश, गाड़ी, घर, जो कुछ भी है, फ्लैट्स, जो उसके नाम पर हो या उसकी स्पाउस या रिलेटिव के नाम पर हो या एसोसिएट के नाम पर हो। अभी हम रिलेटिव की डेफिनेशन भी देख कर आए और एसोसिएट की डेफिनेशन भी देख कर आए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें एसेट में कहलाएंगी। और अगर ये साबित हो जाता है कि इस शख्स ने ये जो प्रॉपर्टी है वो बनाई है इल गॉटन मनी से, नार्कोटिक सब्सटेंसेस के हवाले से, तो उसे फोर फीचर किया जा सकता है। और फोर फीचर के हवाले से डिस्क्रिप्शन मौजूद है कौन से चैप्टर में? मेरे ख्याल है चैप्टर 3 में, सर चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर आप जानते हुए या ना जानते हुए आप ऐसे किसी शख्स के एसोसिएट हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी भी इट इज ऑल्सो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट। तो इसलिए बहुत समझ के, बहुत सोच समझ के काम करना। अपने करीब करीब के लोगों से जिनसे आप कांटेक्ट में हैं, जित हद तक हो सके वेरीफाई करके रहें। सर अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जी जी। सर डिसेंडेंट्स का तो ज़िक्र हो गया, अगर कोई असेंडेंट्स के नाम पे ले अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब रिलेटिव्स में अगर उसके आ रहे हैं। देखिए, लॉ यही कहता है, तो लॉ में एसेंडेंट की बात नहीं हुई, तो हो सकता है लोग एसेंडेंट के नाम पर प्रॉपर्टी बना रहे हों। लेकिन इसमें मसला पता क्या होता है? मसला ये होता है कि जो डिसेंडेंट्स हैं, डिसेंडेंट्स आमतौर पर होते हैं आपके छोटे बच्चे। छोटे मतलब वो 50 साल की हो जाके वो रहेंगे छोटे।
यस आप सर। समझेंगे कि आप उसकी प्रॉपर्टी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। पेरेंट्स के नाम पे किया ना तो फिर जो सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो हिस्सेदार बन जाते हैं। पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उन्हें रोकेंगे या कुछ भी होगा, वो कंट्रोल थोड़ा लूज हो जाता है। बच्चों के नाम पर करते हैं तो कंट्रोल टाइट रहता है, आप ही के नाम पर होता है, आप बताते ही नहीं है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो जो इस किस्म का जहन होता है ना, वो 100 रास्ता निकाल लेता है। बहरहाल हम सिर्फ ये बात करें कि लॉ में, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि जो बच्चे हैं, जब तक उनका कोई नोन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास पैसे कहाँ से है, कहाँ से ये प्रॉपर्टी बनी है। यस 18 सर। साल में आप बिलीनियर कैसे बन गए, 18 साल में, 16 साल में। पेरेंट्स हैं वो तो फिर, जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि भाई इनका अपना सोर्स ऑफ इनकम था। बहरहाल हम इस पे जा रहे हैं, जो फेस वैल्यू ऑफ वर्ड्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फिर ओके जो सर। प्रैक्टिस हैं वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। क्यों का फौरी जवाब तो मेरे जहन में यही आया है, जो मैंने आपसे शेयर किया है कि डिसेंडेंट्स में कंट्रोल आपका ज़रा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसलिए लोग आमतौर पर बच्चों के नाम पर, बीवी के नाम पर करते हैं। पेरेंट्स के नाम पर आप कर देते हैं, अनलेस कि वो टोटली आप पर डिपेंडेंट हो, फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये तकरीबन सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ये जो फ्रीजिंग ऑफ फोरफीचर ऑफ एसेट का मामला है, इसको मैं क्विकली समराइज कर दूं, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसे अगली मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अगर किसी भी किस्म का कोई एक्शन लिया जाता है किसी हवाले से, अक्यूज्ड के हवाले से, कि किसी के बारे में पता चला, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी कि ये नारकोटिक के बिजनेस से रिलेटेड है, तो जो ऑफिसर्स हैं ना, जो बगैर सर्च वारंट के सर्चिंग कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 21 में लिखा हुआ था, तो वो एसेट्स भी, ऐसे लोगों का एसेट भी फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर एसेट फ्रीज करेंगे तो स्पेशल कोर्ट के सामने प्रेजेंट जरूर करना पड़ेगा कि आपने क्यों इसको फ्रीज किया था। और फ्रीजिंग का मतलब कॉन्फिस्केशन नहीं है, टेम्परली आपने उसको कंट्रोल रोक दिया। स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगी कि फोरफीचर जब्त करना है, कॉन्फिस्केट करना है या नहीं करना है। ये पॉइंट ध्यान में रखें, फ्रीजिंग की पावर है एंटी नार्कोटिक फोर्स के पास, सेक्शन 21 में जो ऑफिसर्स हैं उनके पास, लेकिन कॉन्फिस्केशन की पावर सिर्फ किसके पास है, स्पेशल कोर्ट के पास। अच्छा, जब फ्रीजिंग कर ली है, फ्रीजिंग के बाद फिर उन्हीं ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी है, या डायरेक्टर जनरल उन्हें ऑथराइज करेगा कि ये प्रॉपर्टी मिली ना, जरा ट्रेस करो, और भी प्रॉपर्टीज होगी, बैंक अकाउंट चेक करो या मुख्तलिफ चीज़ें चेक करो। और इससे पहले हम सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़कर आए हैं, वहाँ पर अच्छी खासी पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। बैंक अकाउंट को ट्रेस कर सकते हैं, किसी को भी एविडेंस के लिए विटनेस के तौर पर कॉल कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ आएगी। और अगर किसी की ऐसी पनिशमेंट है, मतलब कोर्ट में केस गया, स्पेशल कोर्ट ने किसी को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी है, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी है, तो डायरेक्टर जनरल जो एंटी नार्कोटिक फोर्स का है, वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि चूंकि इसके 3 साल की से ज़्यादा की सज़ा, मतलब एक सीरियस क्राइम है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाए। उसके बाद फिर ये ऑफिसर ट्रेस करेंगे, और ट्रेसिंग के बाद अगर कोई और प्रॉपर्टी है तो उसे भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, लेकिन डिसीजन कोर्ट की तरफ से होगा। कोर्ट जब भी ये कॉन्फिस्केशन करेगी, तो कॉन्फिस्केशन के बाद ये टाइम ज़रूर देंगे जिसके नाम पर है, कि आप अपने आप को डिफेंड कर लें कि ये प्रॉपर्टी जिसको कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, ये आपने किसी और सोर्स, आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम था। जस्टिफाई कर दें तो कॉन्फिस्केशन नहीं होगी, जस्टिफाई नहीं कर सके तो कॉन्फिस्केशन हो जाएगी। इन शॉर्ट, ये है कि वन साइडेड डिसीजन नहीं होगा, वन साइडेड डिसीजन नहीं होगा, उसको हियरिंग का मौका दिया जाएगा। अब ऐसी सूरत है कि कोई बंदा नहीं आ रहा, अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, फिर कोर्ट हियरिंग के मौके देने के बाद, 2 से 3 नोटिस देने के बाद, उसको कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से सामने स्क्रीन पे जो आ रहा है ना, फोरफीचर ऑफ एसेट्स ऑफ पर्सन कन्विक्टेड अब्रॉड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब कोई ऐसा शख्स है जिसने पाकिस्तान से बाहर ऐसा क्राइम किया है जो कि पाकिस्तान में ये पनिशेबल है अंडर दिस एक्ट। जनरल क्राइम्स की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ नार्कोटिक सब्सटेंसेस के हवाले से बात हो रही है। अब ड्रग ट्रैफिकिंग, पोजीशन, कल्टीवेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के, ये सब प्रोहिबिटेड है ना पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान से बाहर भी किसी जगह पर ये पकड़ा जाता है और कोर्ट उसे सज़ा सुना देती है, कंडीशन से कोर्ट सज़ा सुना देती है, तो उस सज़ा को लेकर जो एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले स्पेशल कोर्ट से रुजू करेंगे कि देखें, इन साहब को इस मुल्क में इस कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, तो चूंकि ये मुजरिम हैं, तो इनकी पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है वो भी कॉन्फिस्केट कर ली जाए। तो स्पेशल कोर्ट ये इस एप्लीकेशन की बेसिस पे सिर्फ ये देखेंगे कि क्या कोर्ट, जिस कोर्ट ने पाकिस्तान से बाहर की किसी कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो लेजिटिमेट कोर्ट थी। ऐसा तो नहीं कि वो दो लोगों का आपस में मामला था, पंचायत या जरगा था, मतलब जो लीगल नहीं है। अगर वो लीगल है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सजा सुनाई है, उस कोर्ट का डिसीजन आएगा, सर्टिफाइड कॉपी, और सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल डिसीजन है,
ओरिजिनल डिसीजन है, अपील सारी हो चुकी है, सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो उसके बाद फिर स्पेशल कोर्ट गो अहेड का सिग्नल दे सकती है, उसके बगैर नहीं। और ये काम सिर्फ हाई कोर्ट करेगी, स्पेशल कोर्ट करें जहाँ पर इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन आ गई। ठीक है, बाकी इसके बाद भी तकरीबन इसमें इसी तरीके की चीज़ें इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो समझने में। ये टॉप मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, मैं इसको एंड करके नया लिंक आप लोगों से शेयर करता हूँ, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। Okay, sir.